9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठा के अपने फादर के हाथ में रखा, वो वहीं पे ब्लास्ट हो गए। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ा और लेबनान एयरपोर्ट पे हल्ला स्टार्ट हो गया। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले से ही पता था इसराइल के इस ब्लास्ट के बारे में। ये सारा का सारा करा धरा इसराइल की 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का है। लेकिन वायनाड पुलिस तब हरकत में आई जब केरला की रिसन होजे का नाम निकल के आया कि उनकी कंपनी ने पेजर ब्लास्ट में 1.6 मिलियन यूरो उन्होंने डार्क के अंदर बम प्लांट करके हिजबुल्लाह की कैंप में भेज दिया, ताकि पूरा का जो पूरा कैंप है ये इजरायली एजेंट कहीं और नहीं, ये आपके हाथ में है। आपका मोबाइल भी इजरायली एजेंट। देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था और इसराइल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद इसराइल ने भी उसका बदला लेने के लिए एक लार्ज स्केल अटैक शुरू किया हमास के ऊपर। जैसे ही इसराइल ने अटैक करना चालू किया तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 18 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने नॉर्थ की तरफ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह जो कि हमास की अलायंस है, उसने भी इसराइल पे अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे हेवी अटैक जो हिजबुल्लाह ने किया था वो सबा फार्मस जो कि लेबनान और इसराइल के बीच एक डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ पे किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च छोड़े और एयर स्ट्राइक वगैरह की। देखिए हिजबुल्लाह जो है वह ईरान बेस्ट शिया ग्रुप है। यह लेबनान के सदर्न पार्ट जो है वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी है। इनफैक्ट लेबनान की पार्लियामेंट में 13 मिनिस्टर है इनके। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक किया तो इसराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुए। कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट्स के बाद 2 दिन के अंदर इसराइल अपने नॉर्थ और साउथ रीजन में एक 2 फ्रंट वॉर में घुस चुका था, जहां पे एक तरफ वो हमास से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह जब अटैक करने के लिए आया था इसराइल के ऊपर तो वह कितनी प्रिपरेशन के साथ आया था इसका अंदाजा इसराइल को 3 दिन बाद पता चला, यानी कि 11 अक्टूबर को Hezbollah fires dozens of missiles, one aimed at Tel Aviv, which was intercepted. Israel rescues or damages. इस दिन हिजबुल्लाह ने एक प्लान तरीके से लेबनान में बैठ के इसराइल के नदर्न रीजन में हेवी आर्टिलरी सेल, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से अटैक चालू कर दिया। और अब यह लड़ाई चल रही थी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। तो सेम वीक में यह खबर आने लगी कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इसराइल में घुसने वाले हैं। और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इसराइल के अंदर, सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और अब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हो गई तो इसराइल के पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इसराइली फोर्स ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो। और फिर इस अनाउंस के बाद करीब 24 to 48 आवर्स के बाद इसराइल की आर्मी ने यह बताया कि फॉल्स अलार्म था जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था और यह जो इन्फॉर्मेशन है यह सही नहीं थी और टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन जो इजरायली सिटीजन थे जो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे यानी कि लेबनान की बॉर्डर के पास में रह रहे थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमास ने किस तरीके से इसराइल में घुस के मारकाट मचाई थी। और सेम टाइम पे हिजबुल्लाह जो था वह काफी हेवी अटैक कर रहा था। तो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में जो इजरायली सिटीजन थे वो डर गए थे और करीब 90-60,000 जो इजरायली थे वो लेबनान के बॉर्डर के पास यानी कि जो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे वो एरिया छोड़ के यानी कि अपना घर बार छोड़ के दूसरी तरफ आ गए। वहाँ पे भी जो सिटीजन थे वो भी पीछे हट गए थे। अब ये चीजें शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया। थोड़े दिन पहले इसराइल के साउथ में अटैक हुआ था, वहाँ से लोग भागे और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। एक इजरायली जो है जो आम जनता है वह अपने ही घर में नहीं रह पा रही। तो इस चीज को लेके इसराइल जो अपोजिशन था उसने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया और ये बताया कि ये एक फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ही ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत ही जल्द दोबारा से जो इजरायली है जो नॉर्दर्न एरिया से भाग के गए हैं तो उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएंगे। लेकिन ये चीज करना इतना ही आसान नहीं था क्योंकि लोग तभी वापस आएंगे लेबनान के बॉर्डर पे जब हिजबुल्लाह बैक फुट पे होगा, अटैक बंद होंगे। और वहीं हमास के कंपेटिटिवली देखा जाए तो हिजबुल्लाह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और ईरान से भी बैकिंग है इसको।
तो इसलिए इसराइल के लिए बहुत ही टफ टास्क था ये। अब इसके बाद डेली बेसिस पे हिजबुल्लाह और इसराइल के फोर्स में लड़ाइयाँ होनी चालू होती है। हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान में बैठ के अटैक कर रहा था, अपने लिए वहाँ पे 4th लेयर में सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो उन्होंने बनाया था वो टेक्टिकल डिफेंस का बनाया था, दूसरे लेयर में रॉकेट और मिसाइलें थी, तीसरे लेयर में कमांड एंड कंट्रोल और 4th लेयर में मेन लीडर थे जो इन पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे, वो रह रहे थे। तो इसराइल जो था इसी लड़ाई के बीच में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस स्पाईवेयर का यूज करके, वैसा तो बहुत सारी स्पाईवेयर है उनके पास लेकिन पेगासस फेमस है, तो इसने अपने पेगासस स्पाईवेयर का यूज करके हिजबुल्लाह के जो लीडर थे जो फोन यूज कर रहे थे उनको हैक करके उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे वो सब पता कर लेते थे, जिसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता था इसराइल को। इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई सारे ऐसे लीडर थे जिनके मोबाइल और सॉफ्टवेयर से ही हैक करके उसकी लोकेशन ट्रैक करी और फिर गाइडेंस मिसाइल यूज करके उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे हिजबुल्लाह के लीडर थे जिनको इसराइल ने मारा, और हिजबुल्लाह किस स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करेगा उसके बारे में भी इसराइल को पहले से ही पता चल रहा था। इनफैक्ट जो लीडर वॉर जोन में भी नहीं थे, दूर लेबनान में सीरिया में बैठ के प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, उनके ऊपर भी मिसाइलें गिरने लगी। और सबसे बड़ी दिक्कत हिजबुल्लाह के लिए तब शुरू हुई जब नवंबर 2023 को इसराइल ने हसन, मोहम्मद इब्राहिम, अली रेप और अली हसन इनको लोकेशन का पता करके इनको गाइडेंस मिसाइल के थ्रू मार गिराया। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शुरू होने लगी है। और इसके बाद ये शुरू होता है 2024, और ये नया साल आते आते हिजबुल्लाह के लोगों को ये चीजें रियलाइज होने लगी थी कि इनकी प्लानिंग वगैरह इसराइल के जो लोग हैं उनको पहले से ही पता चल रही है, और इन सब चीजों के पीछे मोबाइल है वो सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर ऐसे थे उनके ऊपर तब मिसाइल गिरी जब उन्होंने तुरंत मोबाइल यूज किया था। तो इसके बाद ये लोग ट्राई तो कर रहे थे कि कम से कम मोबाइल यूज करें, इनफैक्ट ऑपरेशन में भी जाए तो मोबाइल ना लेके जाए। लेकिन उसके बाद भी इसराइल ये जो ट्रैकिंग कर रहा था ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि मोबाइल का यूज करने पे इसराइली जो थे उनको सब पता चल रहा था, और ना यूज करने पे अपने आप को कोऑर्डिनेट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, इसकी बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो ये लोग धीरे धीरे फोन छोड़ के छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे थे, जैसे ही हेड रिटर्न लेटर हो गया, पेजर वगैरह भी उन्होंने यूज करने शुरू किए थे, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किए थे। बहुत ही कम लोग थे जो पेजर्स का यूज करके अपने आप का काम चला रहे थे और कम्युनिकेट कर रहे थे। अब इसके बाद महीना शुरू होता है फरवरी 2024, और हिजबुल्लाह का जो लीडर है हसन नसरुल्लाह ये टीवी पे आके सारे हिजबुल्लाह के लोगों को एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज में आके कहता है कि आप पूछते हो ना कि इजरायली एजेंट कहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट ये आपके फोन है, और ये जो आपके हाथ में है आपकी वाइफ के हाथ में है, आपके बच्चों के हाथ में है। तो यह जो मैसेज जाता है हिजबुल्लाह के लीडर की तरफ से। तो इसके बाद हिजबुल्लाह के जो मेंबर थे जो कभी कभी पेजर यूज करते थे और जरूरत पड़ने पे ही फोन का यूज करते थे, और अब वो बहुत ही तेजी से फोन को पूरी तरीके से छोड़ के पेजर की तरफ शिफ्ट होने लगे। देखिए हो क्या रहा था कि जो मोबाइल होता है वह लोकल टावर से कनेक्टेड होता है, उस टावर पे अगर कोई कंट्रोल बना ले तो उस एरिया के फोन को ट्रैक किया जा सकता है, और मोबाइल में वाईफाई, जीपीएस, इंटरनेट, सिम कार्ड, IMEI नंबर से हर चीज ट्रैक करी जा सकती है। लेकिन पेजर जो होता है वो RF टेक्नोलॉजी का बेस्ड होता है, जैसे जो आम हमारे रेडियो होते हैं वो भी इसी RF टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इस पेजर की लोकेशन जो होती है वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। पेजर जो होता है वह 1 वे कम्युनिकेशन के लिए होता है। कुछ कुछ एडवांस पेजर होती है जिनमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो आमतौर पे पेजर होते हैं वह 1 वे कम्युनिकेशन ही होता है, यानी कि इससे सिर्फ मैसेज आ सकता है, आप रिसीव कर सकते हैं, आप मैसेज भेज नहीं सकते। तो इसमें करते क्या है कि 100, 200 या 1000 पेजर जो हो गए, इनको एक आदमी किसी कंप्यूटर या सेंट्रलाइज सर्विस का यूज करके बल्क में मैसेज भेजना होता है, तो वो भेज देता है और सबको वो मैसेज कन्वीनियंट हो जाता है। और यही रीजन है कि आज के डेट में भी जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे भी जिन लोगों को सिक्योरिटी का इश्यूज होता है वह पेजर का यूज करते हैं। कई रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल में भी कभी कभी पेजर्स यूज होते हैं, जहाँ पे एक साथ स्टाफ जो होता है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वह अब पेजर का यूज करेगा। बात तो काफी टाइम पहले से ही चल रही थी, लेकिन बहुत ही सारे
मेंबर्स जब मरने लगे और इनके लीडर ने भी आकर टीवी पे बोल दिया, तो मार्च 2024 के स्टार्टिंग में पेजर मंगवाने के लिए हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज ढूंढ रहा था। उन्होंने डिसाइड किया था कि 50,000 पेजर जो है ऑर्डर करेंगे और स्पेसिफिक मॉडल भी उन्होंने फिक्स किया था, AR-9024 मॉडल जो है, इसको ये यूज करेंगे। अब हिजबुल्लाह जब ये सारी चीजें डिसाइड कर रहा था, तो यह सारी इंटेल जो होती है वह इसराइल के पास भी पहुंच जाती है कि हिजबुल्लाह जो यह सालों से पेजर पे शिफ्ट होने चाह रहा था, अब वो बल्क में ऑर्डर करने के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है और कई कंपनियों से उन्होंने पेजर मंगवा भी लिए हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इसराइल के अंदर एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम 8200, इसको 8200 नहीं कहते हैं ये लोग, 8200 कहते हैं। एक्चुअली इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशन यानी कि इसराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश है उनके जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी सिनबेट, इसको सबा भी कहते हैं लोग, ये इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है और अगर कोई स्पाई वगैरह है कोई बाहर के देशों का, अगर वो इसराइल के अंदर आकर कुछ करता है तो यह जो यूनिट है यह इसराइल की जो बाउंड्री के उसके अंदर तो बाहर स्पाई वगैरह आते हैं उनको ढूंढ के मारना वगैरह ये सारा काम करती है। और तीसरी है अगाफ हमोदीन, यह इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है समोने मातायीम, जिसको यह लोग यूनिट 8200 बोलते हैं। यह यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशन की एक्सपर्ट है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है समोन मातायीम, जिसको यह लोग यूनिट 8200 बोलते हैं। यह यूनिट सिंगल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशन की एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, इनको ट्रैक करना, इनमें बॉम्ब फिक्स करना, दुश्मनों को मारना, ये सारे के सारे टास्क इसी यूनिट के अंडर आते हैं। आपको अगर याद होगा तो 2020 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंट्रिक्स को AI असिस्टेंट रोबोट सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था, वो इसी 8200 यूनिट ने ही किया था। और यह जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था वो भी इसी यूनिट ने साइन किया था। अब जब यूनिट को यह टास्क मिला तो उसको यह चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो एक दो पेजर से इनका काम नहीं चलेगा, इसके लिए बल्क में कई सारे पेजर चाहिए होंगे। तो यूनिट 8200 ने इन सब में अपने जासूस लगाने शुरू किए। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटेल आता है कि जो गोल्ड अपोलो है, यहाँ से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्री से अराउंड करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज, ये जो हिजबुल्लाह है इसको US, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजेक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड ही करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वह ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वह परफेक्ट बैठ रही थी पेजर मंगवाने के लिए, इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेशन करने में ज़्यादा आसानी है एज कम्पेटिव टू बाकी कंट्री, जहाँ पे इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वह हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही है। तो अब इसके बाद इसराइली डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो की जो कंपनी है उसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाए। और लेकिन गोल्ड अपोलो जो है वह दुनिया की बहुत ही बड़ी पेजर कंपनी में आती है, इसमें ऐसे आसानी से घुस के और सारी चीज़ें ट्रैक कर लेना इतना ही आसान नहीं था। तो इस चीज़ से निपटने के लिए जो इसराइल की यूनिट 8200 थी उसने एक अलग रास्ता चुना। तो इसराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट रहती है वह अलग अलग कंट्रीज में पहले से ही अलग अलग डोमेन के अंदर कंपनीज जो है वह रजिस्टर करके पहले से ही रख लेती है, ताकि उसको इन फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको नई कंपनीज बनानी ना पड़े, क्योंकि नई कंपनी के ऊपर लोग डाउट करते हैं। तो पहले से ही इसराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट रहती है वो अलग अलग कंपनीज रजिस्टर करा के रखती है। तो फिर इसके बाद इसराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में सेल कंपनीज बना के ट्राई किया। हंगरी को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हंगरी जो है वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पॉलिसीज है वह वैसे तो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन की ही फॉलो होती है ये लोग, लेकिन हंगरी जो है वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड, सब चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज की ग्रोथ के लिए। वैसे भी आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर हंगरी जो है वह कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही कम लेता है इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो अब इसराइल क्या करता है कि हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ढूंढता है और 33A 1142 बुडापेस्ट, इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे इसराइल ने अपनी कंपनी सेटअप कर दी थी, BSC कंसल्टिंग।
और इस बिल्डिंग में 13 और कंपनी रजिस्टर थी। अभी अगर आप इस एड्रेस पे जाओगे तो एक पेपर लगा रखा है उन्होंने, और यहाँ से गायब है ये लोग। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी में एक लड़की थी, क्रिस्टियाना बार्सोनी, इसको उन्होंने सीईओ बना रखा था। लेकिन अभी भी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये जो लड़की थी, ये धोखे से इजराइल ने इसको सीईओ बनाया या फिर इजराइल के साथ यह एक्चुअल में मिली हुई थी। लेकिन राइटर्स ने कुछ झूठ पकड़े हैं। बीएससी कंसल्टिंग जो वेबसाइट है उसने उन्होंने दिखाया है कि क्रिस्टियाना जो है वह बोर्ड मेंबर है अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट की, लेकिन पता किया गया तो यह झूठ निकला। इससे ही क्रिस्टियाना का जब रिज्यूमे निकाला गया तो उसमें भी झूठ पकड़ा गया। उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की प्रोफेसर मैनेजर है, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रही थी। तो अभी फिलहाल तो क्रिस्टियाना को सब लोग रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी बात नहीं हो पाई है उनसे अभी तक। इसमें टोटल 2 लोगों का नाम आया है जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। एक तो क्रिस्टियाना का और दूसरा इंडियन ओरिजिन के लिसन होजे, जो केरला से नॉर्वे माइग्रेंट हो गए थे। इस पेजर की डील में उनका भी नाम आया। उनकी कंपनी है नोटा ग्लोबल मिलिटेंट के थ्रू इन पेजेस के लिए 1.6 मिलियन यूरो पहुंचा है इजराइल को हेल्प करने के लिए। लेकिन इसकी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो वायनाड पुलिस है उसने लिसन होजे के बारे में क्वायरी स्टार्ट कर दी है। तो अब यहाँ से इजराइल का प्लान यह था कि बीएससी कंपनी जो है इसको सेटअप करके इसको फ्रंट पार्टी बनाया जाए गोल्ड अपोलो से डील करने के लिए। अभी आएगा आगे कैसे किया। और बीएससी कंपनी के अलावा 2 और सेल कंपनी बनाई गई जिसका नाम एड्रेस उसके बारे में अभी तक कोई भी चीज पता नहीं चल पाई है। इन्हीं 2 कंपनीज के लिए बोला जा रहा है कि ये कंपनियां इजराइल के मास्टर प्लान का पार्ट थी। तो इजराइल ने जब ये फर्जी कंपनियां बना ली थी तो ये फर्जी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जेन्युइन क्लाइंट बनाना स्टार्ट किए और पूरे एरिया के अंदर बल्क में पेजर सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया। अब ये जो पेजर थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे कर रहे थे या कहीं से लेके आ रहे थे यह भी क्लियर नहीं है। यह सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ यह न्यूयॉर्क टाइम एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, और अभी इसी रिपोर्ट के बारे में हर जगह डिस्कशन चल रहा है। इन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यह सेल कंपनी बनाने के बाद इन्होंने वहां पर यह दिखाया था कि यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके ये इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर है, और जो यूरोपियन कमिश्नर के लिए बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, माल्टा, लातविया ऐसे कंपनी में अपना बिजनेस करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सेटअप करके इजराइल ने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन इजराइल को पता था कि उनकी बनाई हुई जो सेल कंपनी है वो कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस को दिखा दे, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वह एक इसी कंपनी को जो अननोन है उसके पेजर्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए ये लोग ट्राई करते हैं कि गोल्डन अपोलो जो ताइवान के अंदर है उसके टच में आने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि गोल्डन अपोलो जो है वह हिजबुल्लाह का ट्रस्टेड है, वहाँ से पहले उन्होंने पेजर मंगवाए हैं। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यह बुडापेस्ट के बिजनेस में बन के पहुँचते हैं ताइवान, और वहाँ जाके गोल्डन अपोलो जो कंपनी है उसके ऑफिस में मीटिंग फिक्स करते हैं, मल्टीपल डिस्कशन होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद गोल्ड अपोलो को एक एग्रीमेंट के लिए रेडी कर लेते हैं, जिसमें यह था कि गोल्ड अपोलो जो है वो इजराइल की ये जो बीएससी कंसल्टिंग है उसको अपना नाम और ब्रांडिंग यूज करने देगी। यह था कि बीएससी कंसल्टिंग जो है वह अपनी खुद के AR-1924 पेजर डिवाइस थे वह खुद ही बनाएंगी, सब कुछ खुद ही करेगी, बस मॉडल के गोल्डन अपोलो लिमिटेड जो है उसके स्टिकर वगैरह लगाएंगे, यानी कि ब्रांडिंग वगैरह करके उसको आगे बेचेंगे। लेकिन गोल्ड अपोलो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इजराइल की बनाई हुई सेल कंपनीज है। ये जो पूरा एग्रीमेंट वगैरह हुआ था बीएससी कंसल्टिंग और गोल्डन अपोलो के बीच में, पूरे डील के लिए यह फिक्स हुआ था कि प्रॉफिट में से शेयर भी देगी, साइनिंग बोनस के तौर पर भी कुछ पैसा दिया जाएगा। ओवरऑल डील बहुत ही बढ़िया थी। तो गोल्डन अपोलो मना नहीं कर पाता है और वो एग्रीमेंट साइन कर देता है। गोल्डन अपोलो के लोगों को पता तो था नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्होंने सोचा बस नाम ही तो यूज करना है, और यह जो कंपनी है वह भी 2022 की रजिस्टर्ड है, काफी टाइम हो गया, तो वह एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। लेकिन इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से आगे अभी क्या क्या होने वाला है। अब जैसे ही गोल्ड अपोलो और बीएससी कंसल्टिंग का एग्रीमेंट साइन होता है, तैसे ही बीएससी कंसल्टिंग के जो पेजर थे अब वो बन गए थे गोल्डन अपोलो के पेजर, और यही चीज इजराइल चाहता था। और यह चीजें जो मैं बता रहा हूँ यह प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट में गोल्डन अपोलो ने भी बताया कि इस एग्रीमेंट में बस हमारा इतना ही काम था कि
हमने ब्रांडिंग दी थी, बाकी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यह सारी चीजें बीएससी कंसल्टिंग कर रही थी। यह उनकी कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना। बाद बीएससी कंसल्टिंग ने अपने पेजर बनाने स्टार्ट किए और अपने मल्टीपल जेन्युइन क्लाइंट बना के सप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअल में ये घात लगा कि अपने मेन क्लाइंट हिजबुल्लाह का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को यह अपने खुद के बनाए हुए पेजर, जिस पे गोल्डन अपोलो का उन्होंने लोगो लगा रखा था, वह बेच दे। अब हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो के पेजर्स पहले ही खरीदे थे, लेकिन बुडापेस्ट की बीएससी कंसल्टिंग ने बनाए हुए गोल्डन अपोलो के पेजर हिजबुल्लाह को बेचना बहुत ही टफ टास्क था। तो अब यहाँ से इजराइल क्या करता है कि इजराइल के कई सारे स्पाई एजेंट थे जो लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह के ग्रुप में घुल मिल के रह रहे थे। उनको यह टास्क दिया गया कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह के अंदर जो यह पेजर की डील करने वाला है, इनको हमारा क्लाइंट बना के बुडापेस्ट में लेके आओ। और हिजबुल्लाह भी ऐसे डायरेक्ट ओपन मार्केट से जाके पेजर नहीं मंगा लेता, उसको भी कई चैलेंज पार करके सीक्रेटली पेजर मंगवाने होते हैं। तो अब इजराइल ने किन एजेंट का यूज किया, क्या ट्रिक्स लगाई, बीच में किन कंपनीज का यूज किया, कैसे हिजबुल्लाह को कन्विंस करके रेडी किया गया कि वह बीएससी कंसल्टिंग वाले पेजर ही ऑर्डर कर दे, यह अभी किसी को भी नहीं पता है। इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कैसे भी करके इजराइल ने इस चीज में कामयाबी हासिल कर ली और हिजबुल्लाह को अपना क्लाइंट बना लिया जैसे वो चाहता था। और इस पर स्काई न्यूज हिजबुल्लाह ने बीएससी कंसल्टिंग से 5000 पेजर्स का ऑर्डर दे दिया। पहले लोट में 3000 पेजर जाने थे और दूसरी लोट में बाकी के 2000 पेजर जाने थे। इस पूरे प्रोसेस में बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये जो दो अलग से टेल कंपनी और खोली थी, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उनका मेजर रोल था यह ऑर्डर प्लेस करवाने में। जब बीएससी कंसल्टिंग हिजबुल्लाह को पेजर देने का प्लान कर रही थी, उसी टाइम पे एक चीज और हुई थी। इस बीएससी कंसल्टिंग ने ताइवान की कंपनी गोल्डन अपोलो, जिसके साथ एग्रीमेंट वगैरह किया था, एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करने थे। तो जब बीएससी कंसल्टिंग ने गोल्डन अपोलो को पेमेंट करनी चालू करी, तो ताइवान की गवर्नमेंट को कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी, जिनकी वजह से वह अलर्ट पे आ गए। ताइवान की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया कि गोल्ड अपोलो की जो पेमेंट है, उसकी वजह से वह अलर्ट पे आ गए। ताइवान की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया कि गोल्ड अपोलो की जो पेमेंट है, वह कई बार मिडल ईस्ट के राउंड होके लोकल बैंक्स ने एक बार बीएससी कंसल्टिंग की जो पेमेंट थी, वह होल्ड पे भी डाल दी थी और इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन का कुछ रिजल्ट सामने आता, इजराइल अपना काम कर चुका था। और ये जो पेमेंट वाली बात है, यह चीज़ें गोल्डन अपोलो के फाउंडर हसू चिंग ने भी कंफर्म की है कि पेमेंट अनयूजुअली तरीके से मिडल ईस्ट की ओर से आ रही थी। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और सामने आई कि यह जो पूरा गेम चल रहा था, इसमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, उसमें करीब 1.6 मिलियन यूरो जो थे, वह इसराइल ने पहले ही बुल्गारिया मंगवाए, उसके बाद हंगरी में पहुंचवाए। तो यह जो सारे ऑर्डर्स प्लेस किए थे हिजबुल्लाह ने बीएससी कंसल्टिंग के थ्रू, इसमें सान मूरहाउस, एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी बोर्ड डिफ्यूजर ऑफिसर थे। उनकी यह थ्योरी है कि जो नॉर्मल पेजर होते हैं, इसमें यह दो बैटरी लगी होती है जो पावर देती है पेजर को। यहाँ पे यह स्पीकर लगा होता है जो इनकमिंग बीस्ट अलर्ट जो होते हैं वह सुनता है। और यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है, इन केस साइलेंट मोड में हो तो नोटिफिकेशन पता चल जाए। यह रेडियो एंटीना जो कि सिग्नल रिसीव करता है, यह माइक्रो प्रोसेसर जो सिग्नल को कन्वर्ट करके मैसेज रीडेबल बनाता है। यह जो पेजर के अंदर दो बैटरी होती है, इनका कहना है कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो दो आइडेंटिक बैटरियां है, इसमें एक बैटरी को रिप्लेस करके इसमें एक्सप्लोजिव भर दिया होगा। तो दूसरी बैटरी जो थी, उससे तो डिवाइस को पावर मिल रही थी, और एक जो बैटरी थी उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लोजिव भर दिया और तो एक चिप से जोड़ दिया। नॉर्मल अल्कलाइन ए बैटरी जो होती है, उसका वेट 23 ग्राम होता है, लेकिन इस पेजर में जो बैटरी थी, उसमें एक बैटरी का वेट जो था वह 20 ग्राम के आसपास था। तो इसको लेके बोला जा रहा है कि इन बैटरी में शायद एक्सप्लोजिव रखा होगा, और यह जो एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया
उसमें भी एक स्पेशल एक्सप्लोजिव यूज किया गया, पैटर्न आई। यह बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजिव को कवर्ड ऑपरेशन में हमेशा एजेंसीज यूज करती है। ईयर 1996 में भी कुछ इसी तरीके से मोबाइल डिवाइस के थ्रू एक्सप्लोजिव यूज करके हमास का एक ऑपरेटर था यह अय्यास, उसको मारा था मोसाद ने। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक दार के अंदर बम लगा के हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया था। तो अब होता क्या है कि यहाँ से फरवरी 2024 का मंथ था, और तो ये जो इजरायली पेजर्स थे वो डे बाय डे लेबनान के अंदर पहुंचने लगे। हिजबुल्लाह के जितने भी ऑपरेटिव ये पेजर यूज कर रहे थे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग एक चलता फिरता बम लेके घूम रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में है। वो जब चाहे तब वह ब्लास्ट करा सकते हैं। करीब 3000 पेजर्स जो थे वह लेबनान पहुंच चुके थे, बाकी 2000 जो थे वह पहुंचाने बाकी थे। और फिर इसके बाद डेट आती है 15 सितंबर 2024, जिस दिन पेजर अटैक होना था। तो अब हिजबुल्लाह क्या करता है कि इजराइल के तेल अवीव जो है यहाँ पे यरगोन पार्क है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह ने क्या किया था कि एक M18A1 क्लेमोर माइन जो थी ये लगा दी थी, और रिमोट एक्टिवेशन सिस्टम के थ्रू ये लोग बम फोड़ने वाले थे यहाँ पे। लेकिन रिमोट एक्टिवेशन के थ्रू ये लोग यहाँ पे बम फोड़ने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट जो शुरू में बताया था, जिसका नाम सिनबेट बोलते हैं ये लोग, भाभी बोलते हैं ये लोग इसे, तो सिनबेट जो है उसके पास इसका इंटेल आ जाता है और ये लोग इस ब्लास्ट को रोक देते हैं। अब ये अटैक तो रुक गया था, लेकिन इजराइल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि हिजबुल्लाह को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर 2024, जिस दिन यह पेजर अटैक होना था, मॉर्निंग में पेजर अटैक होने से कुछ घंटे पहले सिक्योरिटी केबिन ऑफ इजराइल एक लंबी मीटिंग करते हैं हिजबुल्लाह की रिगार्डिंग, और बाकी क्या डिस्कशन हुआ यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस मीटिंग के बाद इजराइल ने अनाउंस किया कि अब टाइम आ गया है कि जो नॉर्दर्न इजरायली अपने घर छोड़ के चले गए थे, अब उनको वापस लाने का टाइम आ गया है। इस मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने मीडिया से भी कहा था कि अब हिजबुल्लाह के केस में इजराइल ने नॉर्दर्न बोर्ड के पास कुछ ऐसे फंडामेंटल सिक्योरिटी चैलेंज करने होंगे जो तभी जो है इजरायली है वो अपने घर वापस आ पाएंगे। सबको लग रहा था कि यह मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन कहा जा रहा है कि यह मीटिंग इसी पेजर अटैक से रिलेटेड थी। इनफैक्ट CNN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जिसमें उन्होंने साफ कहा है ये जो पेजर अटैक इजराइल ने लेबनान में कराया था उसके बारे में यूएस को पहले से ही बता दिया गया था, कॉन्फिडेंस में लिया था यूएस को उसने, उसके बाद ही यह पेजर अटैक किया। लेकिन इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हल्ला हुआ, तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकेट, इन्होंने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह मीटिंग ख़त्म हुई थी। इसके बाद एक चीज़ और होती है, यह जो इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट थी सिनबेट, इसने एक चीज़ और बोली कि हिजबुल्लाह ने एक डिवाइस में एक्सप्लोजिव लगा के फॉर्मल इजरायली ऑफिसर जो था उनको मारने के प्लान बनाया था, उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो ये सारी चीज़ें पेजर अटैक होने के कुछ ही घंटे पहले बैक टू बैक हो रही थी। अब इसके बाद सेम डे यानी कि 7 सितंबर 2024 का टाइम होता है 3:13 PM, और लेबनान के अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के मेंबर थे उन सबको पेजर में एक मैसेज आता है। जब भी हिजबुल्लाह की जो मेन लीडरशिप थी वो किसी टाइम को लेके मैसेज करती थी, तो पहले अरेबिक में कुछ लिखा होता था, वो एग्जैक्ट पैटर्न में ही आता था। तो यह मैसेज भी सेम उसी तरीके से आया, और सबको ऐसा लगा कि जैसे लीडर ने ही उन्हें मैसेज किया, और कोई अगर अपने पेजर से दूर भी था तो वो पास में आ गया था। जो पेजर साइलेंट थे उस टाइम पे वह वाइब्रेट करने लगे थे, और जैसे ही यह मैसेज आता पेजर वाइब्रेट रिंग करने लगता है, और उसके थोड़े ही देर बाद ही बैक टू बैक यह पेजर फटना स्टार्ट होते हैं। हजारों पेजर शॉप, मार्केट, घर, बस स्टैंड, हजारों की तादाद में फटना स्टार्ट हो जाते हैं।
लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो मेंबर थे उनके आसपास जो आम जनता थी वह भी घायल हुए और सबसे ज़्यादा लोग फातिमा के इंसिडेंट से गुस्सा हुए, क्योंकि 9 साल की फातिमा घर पर और जब वो पेजर रिंग करने लगा तो वह अपने फादर को देने गई और वहीं पर ब्लास्ट हो गया और उसकी जान चली गई। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा लोग गुस्सा हुए। पूरे लेबनान के अंदर जो हॉस्पिटल थे वो भरना स्टार्ट हो गए। डॉक्टरों की जो लीव थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। लेबनान के लोग टीवी, लैपटॉप, फोन सबकी बैटरी निकालने लगे, फेंकने लगे। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर भी केस शुरू हो गया कि कहीं प्लेन के अंदर भी बम ना फट जाए। एयरपोर्ट में भी लोग बैटरी वगैरह निकाल के फेंकने लगे। अपने मोबाइल और पेजर्स की हजारों लोग घायल हो गए और 14 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब इसके नेक्स्ट डे यानी कि 18 सितंबर 2024 4 लोग जो मर गए थे उनके जनाजे को लेके लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे आसपास वॉकी टॉकी थे, तो पता चला वॉकी टॉकी भी फटने स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर बाद बेरूत के अंदर घर के ऊपर जो सोलर पैनल थे वो फटना स्टार्ट हो गए। अब लोग यहाँ से और ज़्यादा डर गए थे कि अब नेक्स्ट क्या फटेगा। टीवी, टेबल, फ्रिज, हर एक चीज़ों को लेके लोग डरने लगे कि कब क्या फट जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई मुजतबा अमानी, ईरानियन एम्बेसी टू लेबनान, इसके पास से भी पेजर निकल जाता है, वह भी इंजर हो जाते हैं। फिर इसको लेके बोला जाने लगा हिजबुल्लाह के जो पेजर है ये ईरान की एम्बेसीज के पास क्या कर रहे हैं। अब जब यह वॉकी टॉकी फटने स्टार्ट हुए तो इनका भी पता लगाया जाने लगा कि ये हो क्या रहा है। तो पता चला कि ये आईकॉम कंपनी के ICF-24 वाले मॉडल है जो कि जापान की कंपनी बनाती है। तो इसको लेके तुरंत जापान की कंपनी ने भी स्टेटमेंट आ गया कि ये जो वॉकी टॉकी के मॉडल है हमने 2014 में ही बनाने बंद कर दिए थे, तो यह कैसे फट रहे हैं हमें कुछ आइडिया नहीं। तो जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो उसको लेके अलग अलग थ्योरी आने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी दूर से बैठ के कैसे ट्रिगर किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बात हो रही थी उसमें यह कहा गया कि दूर से बैठे बैठे इन डिवाइस में एक इंक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया जिसमें मेमोरी फुल हुई और जो चिप थी उसको पहले से ही उसमें ऐसे प्रोग्रामिंग था कि वो हीट करने लगेगी। तो बैटरी हीट करने की वजह से एक्सप्लोजिव जो था वो ब्लास्ट होने शुरू हो गए। ये एक थ्योरी बनाई गई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था ये किसी को नहीं पता। इसको पता लगाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कंट्री कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि उसने हिजबुल्लाह को जानबूझ के या गलती से यह किसी भी केस में पेजर दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को मल्टीपल कंट्री ऑलरेडी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है। तो वो जो कंट्री है, वो जो कंपनी है जो करेगी उसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट हिजबुल्लाह खुद भी ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं करेगा उसने कहाँ से मंगवाए थे ये पेजर, किस सीक्रेट चैनल का यूज़ करके डिवाइस मंगवाए थे। और रही बात इसराइल की, तो इस पेजर अटैक के बारे में इसराइल ने ऑफिशियली कुछ भी बोलने से मना कर दिया, बस एक इंडिकेशन दिया है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट, उन्होंने कहा है कि वॉर का एक नया पीरियड शुरू हो चुका है और हम उसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ चल रहा है इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि आगे आने वाले टाइम में अब प्रॉपर वॉर होगी हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में। यहाँ तक कि यह भी इंडिकेशन दी है इसराइल ने कि वो अब नॉर्दर्न रीजन में इसराइलियों को अपने घर में वापस लाने के लिए लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वर्जन भी कर सकता है। तो एक्चुअल में होगा क्या, कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी तो मैं दोबारा से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।